हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी हम लोग जो सेशन कर रहे थे वो हमारा टीचर था बीपीएससी टीचर 3.0 के लिए। हम लोग महात्मा गांधी का युग जो है, गांधी युग के जो नाम से जानते हैं, 1900 से लेकर के 1948 तक वही हम लोग सेशन कर रहे थे। हम लोग पढ़े थे खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और ये हमारा जो बुक है एससीईआरटी की किताबें हो जाती है। हर हम जो है बार बार यही बात कहते हैं कि अगर आपको टीचर बनना है तो एनसीईआरटी की किताबें और एससीईआरटी की किताबें जो है, खास करके एससीईआरटी जो बिहार सरकार के द्वारा जो है सर्व शिक्षा अभियान की जो किताबें हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई भी नोट्स पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन जो बात इसमें है वो कहीं नहीं मिलेगा। अगर नोट्स भी आप पढ़ते होंगे तो इसी का निचोड़ आप पढ़ते होंगे। जो टीचर बनाता होगा आपके लिए वो यहीं से अपना निचोड़, यहीं से इसी का संदर्भ लेता होगा। और हालांकि आपको ये बात पता है, इसके पहले जो बिहार लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष थे अतुल प्रसाद, उन्होंने ये बात कहा था कि जिस तरीके से कंपटीशन का लेवल बढ़ते जा रहा है उस तरीके से हम लोग प्रश्न ज़रूर बनाएंगे। और आपको ऑनलाइनर और मार्केट में जो बिकता हुआ जो किताब है उसका अध्ययन कम ही करें तो ठीक है, ज़्यादातर आपको पढ़ के आना होगा, गहराई में पढ़ना होगा। और गहराई में पढ़ने के लिए आपको यही किताबें हैं और कुछ मानक किताबें भी है। जैसे कुछ मानक किताबें अगर इतिहास में, ज्योग्राफी में और पॉलिटी में या कोई भी सब्जेक्ट में अगर चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, हम कुछ मानक किताबें आपको बताएंगे। लेकिन सबसे जो सटीक किताबें आपके पास है वो आपके पास एससीईआरटी है और एनसीईआरटी है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग खिलाफत आंदोलन ख़त्म किए थे। आज हमारा जो टॉपिक है ये हो जाता है असहयोग आंदोलन, है ना। ये असहयोग आंदोलन हो जाता है। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप देखिएगा तो आधुनिक भारत के इतिहास में गांधी युग ही एक अलग, समझिए कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं। यह एक अलग ही अपना पहचान रखता है। और यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन में, या तो सिविल सर्विसेज की बात करें या आपके बीपीएससी टीचर की बात करें, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए 8वीं क्लास की किताबें हैं। आधुनिक भारत का जो इतिहास है एससीईआरटी का 8वीं क्लास की किताबें हैं। लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल्स में बताने की कोशिश करता हूँ। हम लोग पढ़ेंगे तो सब किताबें पढ़ेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब कंप्लीट करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए इसका फ़ायदा आपको ज़्यादा हो। यहाँ पे हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन। हम लोग यहाँ पे असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे। और असहयोग आंदोलन आखिर क्यों हुआ, क्या वजह था कि महात्मा गांधी जो ब्रिटिश हुकूमत का सबसे बड़ा सहयोगी थे, ब्रिटिश हुकूमत की न्यायप्रियता में उनका न्यायप्रियता थी, जो न्यायप्रियता अगर कहा जाए, जो सिर्फ महात्मा गांधी ही नहीं बल्कि बहुत ऐसे उदारवादी नेता थे, जो नरमपंथी नेता थे, उनका सबसे ज़्यादा आस्था और विश्वास था। महात्मा गांधी को भी ऐसा ही था। इसलिए देखते होंगे कि महात्मा गांधी जब 1915 में जब भारत पहुंचते हैं तो भारत में पहुंचने के बाद भारत के युवाओं से यह आदेश या संदेश देते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रिटिश हुकूमत का सहायता करना चाहिए। और सहायता करने के वजह से, यानी कि युवाओं को ये जोर देते हैं कि आप उनकी सेना में भर्ती हो जाइए और विश्व युद्ध में उनका सहयोग करिए। और इसीलिए ब्रिटिश हुकूमत उनसे बहुत खुश हो जाती है और खुश होने के बाद उनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट और कैसरे हिंद की उपाधि से भी नवाजता है। आपको ये बात पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ और पूरी दुनिया दो धुरी में बट चुकी थी। एक था धुरी राष्ट्र के नाम से और दूसरा मित्र राष्ट्र के नाम से। और मित्र राष्ट्रों में जो देश आपको सम्मिलित थे, आपको ये बात पता होगा, उसमें भारत भी सम्मिलित था, ब्रिटेन का साथ दे रहा था। और उसमें इतना हम ज़रूर बताएंगे कि भारत से कितने धन संपत्तियों का इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी हुकूमत ने किया, इसको भी थोड़ा देख लीजिए तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिएगा 1.5 अरब रुपए ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय राजस्व से लेकर के खर्च किया, 1.5 अरब रुपए। और लगभग देसी जो नरेश थे उनसे 10 करोड़ रुपए लिया युद्ध के नाम पे। और जो भारतीय जनमानस, जो भारतीय जनता थी, जो भारतीय आवाम था, उसे युद्ध के नाम पर अनेक प्रकार से
समझिए कि धन संपत्ति का उगाही किया गया। ब्रिटिश हुकूमत ने ये कहा था कि अगर हम जीतेंगे, उसने कहा था कि अगर हम प्रथम विश्व युद्ध जो है, अगर हम प्रथम विश्व युद्ध, है ना, अगर प्रथम विश्व युद्ध अगर हम जीत लेते हैं यहाँ पर, तो हम स्वशासन के बारे में सोचेंगे। लेकिन जैसे ही वो प्रथम विश्व युद्ध जीत लेती है, तो उसका जो वादा और इरादा है, जो उसका मनसा जो है, वो सिर्फ कागजी ही बन के रह जाता है, सिर्फ कागजी ही बन के रह जाता है। आप यहाँ पे देखिएगा, सिर्फ कागजी ही बन के रह जाता है। तो महात्मा गांधी को लगता है कि बहुत सारा प्रॉब्लम होने वाला है ना। तब जा कर के देखिएगा बहुत सारे ऐसे कारण, बहुत ऐसे वजह होते हैं जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले हम लोग कुछ कारणों पे बात करें, तब हम लोग समझेंगे कि 1919 में महात्मा गांधी जो सक्रिय रूप से राजनीति में, जो भारतीय राजनीति में उनका जो भागीदारी हो जाता है, और कांग्रेस का नेतृत्व के बारे में अगर हम लोग बात करें, कांग्रेस का नेतृत्व जब महात्मा गांधी के कंधे पे आती है, तो कांग्रेस का बहुत ही ज़्यादा विस्तार हो जाता है, यहीं से हो जाता है। वो सारे कारणों पे भी थोड़ा सा हम लोग जिक्र करेंगे। और आपको बता दें, जब कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में, तो बहुत समय तक, यानी कि महात्मा गांधी के पूर्व तक, 1919 के पहले की मैं बात बता रहा हूँ, सिर्फ लोग, आज के वर्तमान सरकार जो है ना, जो बहुत जो कोर कमेटी या कह सकते हैं कि कैबिनेट में बैठने वाला जो मंत्री है, वो एसी में बैठ कर के योजना परियोजना बनाती है, और इसका फ़ायदा आम जनता तक नहीं पहुंच पाता। चीज़ों को समझिएगा, इसका फ़ायदा आम जनता तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो लोग जो होते हैं ज़मीनी स्तर के नहीं होते हैं। महात्मा गांधी का जब प्रवेश, आप देखिए, महात्मा गांधी का जब प्रवेश कांग्रेस में होता है, तो कांग्रेस का जो आमूलचूल परिवर्तन है वहाँ पे दिखता है। जैसे में आप देखिएगा, नरमपंथी जो शहर के रहने वाले जो लोग थे, उनके अंदर ही, उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस काम कर रही थी। और यह जो नेतृत्व में कांग्रेस जब काम कर रही थी, तो वो लोग जो योजना और परियोजना, जो राष्ट्रीय चेतना की जो बात कर रहे थे, मात्र एक रूम में बैठकर ही कर रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी ने इस कांग्रेस को उस एसी वाला रूम से लेकर के ज़मीन पर ला करके रखा, और आम जनता के नेतृत्व में उस कांग्रेस का नेतृत्व करने की चेष्टा जगाई थी, अलख जगाई थी। और आम जनता से उसका संपर्क पहली बार महात्मा गांधी ने कांग्रेस का करवाया था। तब जाकर के कांग्रेस के बारे में आप सोचते होंगे और सुनिएगा भी, कम से कम पढ़िएगा, ज़रूर अध्ययन करिएगा, तो पता चलेगा कि आने वाले समय में महात्मा गांधी को कांग्रेस कहा जाए और कांग्रेस को महात्मा गांधी कहा जाए, इसमें कोई दो बात नहीं है, दो राय नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी ने जिस कांग्रेस को आम जनता के बीच में, मजदूरों के बीच में, किसानों के बीच में, महिलाओं के बीच में, युवाओं के बीच में, छात्र नेताओं के बीच में, राष्ट्र यानी कि कह सकते हैं कि उग्रवादियों के बीच में, आतंकवादियों के बीच में, या क्रांतिकारियों के बीच में, या बहुत ऐसे संगठन हैं उनके बीच में ला करके सभी को एक साथ जोड़ने का वो कोशिश की महात्मा गांधी ने। देखिए, कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं, यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। फैक्ट तो सब कोई बना लेता है, फैक्ट में क्या है, एक दो बार रटिएगा आराम से बन जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट की सवालें आपको जब तक समझ में नहीं आता है, आप नहीं बना पाएंगे। तब यहाँ पे देखते हैं कि महात्मा गांधी जब 1915 में जब मतलब समझिए कि भारत आते हैं, तब सबसे पहले उनके जो गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें संदेश दिया, उनको आदेश दिया कि आपको कम से कम भारत को 1 साल तक भ्रमण करना चाहिए। और उसके बाद उनकी मुलाकात 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होती है। उस समय चंपारण का एक किसान, एक नेता रहते हैं, एक ज़मींदार हैं जिनका नाम राजकुमार शुक्ल रहता है। उनके निमंत्रण पे चंपारण जाते हैं और चंपारण में उन्होंने नीलहों के प्रति जो एक विरोध था, यानी कि किसानों का जो असंतोष था, वो असंतोष महात्मा गांधी के द्वारा ख़त्म होता है। और यह महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह जो सफल हो जाता है। ये सफलता पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। उसके बाद खेड़ा अहमदाबाद का जो समझिए कि जो आंदोलन होता है, उसमें भी महात्मा गांधी सफल हो जाते हैं। ब्रिटिश हुकूमत, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि कौन ऐसी कारण बनी होगी
जो महात्मा गांधी जो बड़ी सपोर्ट करते थे ब्रिटिश हुकूमत का, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते थे ब्रिटिश हुकूमत का, बाद में वो असहयोगी बन गए। जो व्यक्ति सहयोगी था वो बाद में असहयोगी हो जाता है, वो क्या कारण है? तो सबसे पहले कुछ कारणों पे हम लोग जिक्र कर लेंगे, पूरा डिटेल्स तो नहीं बताएंगे, अगले क्लास में जो पूरा डिटेल्स जहाँ पे होगा वहाँ पे हम कोशिश करेंगे करने का। हम थोड़ा थोड़ा ही आपको यहाँ पे कर रहे हैं। जो स्तर है, जो लेवल है हमारे 8th क्लास के जो हिस्ट्री का, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा कारण हम लोग देखेंगे कि क्या कारण रहा कि महात्मा गांधी असहयोगी हो गए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो कारण की अगर बात हम लोग करें यहाँ पे कारण की, तो कारण में देखिएगा यहाँ पे क्या होता है ना कि नई ब्रिटिश व्यवस्था लागू कर दिया जाता है। नई ब्रिटिश जो है व्यवस्था लागू कर दिया जाता है। जैसे हम लोग अगर बात करें, पहला अगर पॉइंट हम लोग देखें तो नई ब्रिटिश व्यवस्था लागू होती है। नई ब्रिटिश व्यवस्था जो है, व्यवस्था यह लागू हो जाता है ना। इसी समय देखिएगा चीन और मध्य पूर्व के एरिया में लोग, वहाँ की जो जनता थी राष्ट्रीय चेतना को जगा रही थी और बहुत तीव्र गति से बढ़ भी रहा था। जिस लोकतंत्र की स्थापना का नींव और जिस लोकतंत्र के लिए लड़ाइयाँ हो रही थी, युद्ध हो रहा था, आंदोलन हो रहे थे, सत्याग्रह हो रहे थे, वो भारत में कुछ दूसरे किस्म का था। अगर हम लोग बात करें कि जिस राष्ट्रीय चेतना को जगाने में हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने बहुत बढ़ चढ़ के कदम उठाए थे, उस सारे चेतना को कम करने के लिए, उस पे दबाव डालने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत भी काम कर रही थी। उसी समय देखिए यही चीज़ें हैं, नए ब्रिटिश जो नीतियाँ यहाँ पे जो लागू होती है, नए ब्रिटिश नीतियाँ जो है, नीतियाँ हैं, यह राष्ट्रीय भावना को क्या करती है? यह राष्ट्रीय जो भावना है इसको समाप्त करने की कोशिश यहाँ पे करती है। थोड़ा थोड़ा हम लोग जिक्र करते चलेंगे। दूसरा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो दूसरा देखिएगा भारत में आर्थिक संकट पैदा हुआ था। भारत में आर्थिक संकट जो है वो पूरा मतलब समझिए कि स्टार्ट हो गया था। युद्ध के समय में देखिएगा अनाजों का, जो भारतीय अनाज थे उसका निर्यात बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा था और भारत में मूल्य जो थे अनाजों का वो सबसे ज़्यादा बढ़ गया था। जो सरकार इसको कंट्रोल करने में असफल हुई और सबसे ज़्यादा इसका जो परिणाम है यह भारतीयों को झेलना पड़ा था। यही जो आर्थिक संकट है आप देखिएगा मूल्य में, और जनता पर इतना ही नहीं बल्कि जनता पर कर का जो बोझ है, जो जनता पर कर का जो बोझ है वो बढ़ रहा था, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था। और मजदूर किसानों का शोषण भी बहुत तीव्र गति से हो रहा था और भारत के जो जमींदार थे, जो पूंजीपति वर्ग थे, वो भी इनका शोषण कर रहे थे। यह भी एक कारण था असंतोष का, जिसके वजह से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तीसरा अगर पॉइंट की हम लोग बात करें, तो यहाँ पे देखिएगा इन नीतियों के वजह से ही भारत में महामारी और अकाल की समस्या पैदा हो गई। इस नीतियों के वजह से ही महामारी और अकाल जैसे समस्या पैदा हो गया भारत में। भारत में तो ऐसे भी अकाल पड़े हैं जहाँ पे लोग का यानी कि मरे हुए लोगों का मांस खाकर जिंदा रहा। भारत में ऐसी भी समस्या देखने को मिला था। इस तरह से अकाल हुआ और ब्रिटिश हुकूमत और सरकार जो थी इस पे ध्यान नहीं दिया और ये समस्या यहाँ भी पैदा होती है, जिससे ब्रिटिश हुकूमत को कोई मतलब नहीं रहता है। यह भी एक कारण जो होता है, यह संतोष का एक कारण हो जाता है। उसके बाद हम लोग अगर चौथा पॉइंट की अगर बात करें यहाँ पे, तो सरकार की कुछ दमनकारी नीतियाँ होती हैं। सरकार की यहाँ पे देखेंगे हम लोग, सरकार की कुछ दमनकारी नीतियाँ होती हैं। सरकार की दमनकारी नीतियाँ, है ना। और दमनकारी नीतियों के बारे में देखिए, एक तरफ तो सरकार सुधार की बात कर रही थी कि ठीक है हम भारतीयों में अलग अलग सुधार करेंगे, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय चेतना जो भारतीयों के अंदर जो उभार पैदा ले रहा था, जो राष्ट्रीय चेतना बलवती होते जा रही थी, उस पर ये लोग कुठाराघात कर रहे थे। उसको रोकने के लिए बहुत सारे नीतियों का निर्माण कर रहे थे। उस समय देखिए बहुत सारे नीतियों का निर्माण कर रहा था। जैसे प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रेस पर क्या हुआ? प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि प्रेस ने हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जगाने में बहुत बड़ा इसका महत्ता या योगदान देखा जा सकता है। बहुत बड़ा भूमिका है इसका।
राष्ट्रीय चेतना को जगाने में प्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है और इसी प्रेस पर प्रतिबंध ब्रिटिश हुकूमत ने लगा दिया। उसके बाद आप लोग देखते होंगे यहाँ पे देखिएगा एडिशन एक्ट भी लगाया गया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए इसको, है ना। यहाँ पे देखिएगा ये एडिशन एक्ट भी लगाई गई थी। यहाँ पे एडिशन एक्ट भी लगाया गया, एडिशन एक्ट भी लगाया गया। और एक और भी होता है जिसका नाम है क्रिमिनल, है ना, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट था। और इससे और इतना ही नहीं बल्कि और भी काम किए जा रहे थे। जो क्रांतिकारी जो नेता थे हमारे, जो क्रांतिकारी युवा थे, उन क्रांतिकारी युवाओं को फांसी भी दिया जा रहा था। उन क्रांतिकारी युवाओं को फांसी दिया जा रहा था, आजीवन कारावास भी दिया जा रहा था। और यहाँ पे देखते हैं जो आप लोग काला पानी का सज़ा जो देखते हैं ना, बहुत भयंकर होता है। काला पानी की सज़ा भी दिया जा रहा था। एक तरफ तो सुधार की बात करते थे और दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने का काम भी ये लोग कर रहे थे। और यही वजह था कि हमारे भारत में असहयोग आंदोलन में असंतोष के रूप में एक कारण भी ये मौजूद हो जाता है। अगला कुछ पॉइंट और भी हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट की अगर बात करें तो देखिएगा यहाँ पे रोलेट एक्ट, आपको पता होगा, है ना। रोलेट एक्ट जो 1919 में इसको पारित कर दिया गया। मोतीलाल नेहरू ने तो इसे क्या कहा, बिना वकील अपील और दलील का यह कानून कहा। हालांकि यहीं पे शैतानों की सरकार जो थी, शैतानों की जो शासन थी, वो महात्मा गांधी ने कहा और ये भी एक परिणाम के तौर पे हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं छठा की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिएगा इसी के परिणाम स्वरूप हमारे भारत में एक जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत में हो जाता है। यह भी आपको 1919 में ही होता है, 13 अप्रैल 1919 को। देखिए प्रश्न भी पूछा जाता है, खास करके असहयोग आंदोलन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। असहयोग आंदोलन के कारण के बारे में पूछा जाता है, कुछ नीतियां हैं उनके बारे में डिटेल्स अंदर गहराई तक हम लोग पढ़ेंगे अगले मतलब क्लास में। जब 11-12 की क्लास होगी पूरे गहराई में आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए अब सिविल सर्विसेज के लिए इतिहास की 3 किताबें होती है, प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम लोग सजेशन भी करते हैं कि भाई 3 किताबें तब तक पढ़िए, लेकिन 6 क्लास से इसलिए बोला जाता है कि आपके अंदर बौद्धिकता, बेसिक जो चीज़ें है ना, जो आपके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसका उभार हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जालियांवाला बाग भी हत्याकांड एक कारण हो जाता है असहयोग आंदोलन के लिए। अब जालियांवाला बाग भी हम लोग सबको अगर चाहें तो अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। एक सेशन स्टार्ट हम कर रहे हैं जिसमें इतिहास को पूरे डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा आपके सिविल सर्विसेज के लिए, और इसका फ़ायदा आपको बिहार बीपीएससी टीचर को भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट की अगर बात करें तो देखिएगा इसी समय जब प्रथम विश्व युद्ध चल रही थी तो धुरी राष्ट्र जब हार गया तो टर्की के साथ प्रॉब्लम हो गया, समस्या पैदा हो गया, जिसमें भारत के मुसलमानों का जो असंतोष है बढ़ जाता है। और यह भी एक कारण है जो खिलाफत आंदोलन के तौर पे हम लोग भारत में देखते हैं, यह भी एक असंतोष था जो हमारे भारत में विराजमान था। यह भी एक कारण हो जाता है असहयोग आंदोलन का, है ना। ये खिलाफत जो आंदोलन है यह भी एक कारण हो जाता है यहाँ पे, है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अगला एक और भी कारण हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं मॉन्टफोर्ड, है ना, मॉन्टफोर्ड सुधार अभियान जो है ना, असंतोष जो होता है यह भी एक कारण हो जाता है हमारे असहयोग आंदोलन का। उसके बाद आप देखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हो गया तो बहुत सारे राष्ट्रीय नेताओं ने ये मांग किया कि इसकी जांच होनी चाहिए, यह गलत तरीके से हुआ है। तब जाकर के वहाँ पे हंटर कमेटी का स्थापना हुआ, है ना। यहाँ पे देखिएगा हंटर जो समिति था, जो कमेटी था, उसकी स्थापना यहाँ पे किया गया। और इसका जो रिपोर्ट आया, यह रिपोर्ट भी भारतीयों के लिए बहुत ही ज़्यादा असंतोष का कारण बना।
अब क्या होता है कि इन सारे चीज़ों से दुखी होकर के महात्मा गांधी असहयोग करने का निर्णय ले लेते हैं। महात्मा गांधी को लगता है कि नहीं, अब हम किसी भी तरीके से हम कभी अंग्रेज़ों का सपोर्ट नहीं कर सकते। तो कभी कभी महात्मा गांधी के व्यक्तित्व आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो आदमी सत्य हिंसा की बात करता हो, है ना, आगे चल के उसके व्यक्तित्व में अलग एक दृष्टिकोण भी समाहित हो जाता है। ठीक है, तब आप देखिएगा यहाँ पे एक अधिवेशन बुलाई जाती है। यहाँ पे आप देखिएगा सितंबर 1920 की बात है ना, सितंबर 1920 की बात है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर 1920 की बात है और यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन होता है ना। यहीं पे कलकत्ता अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं, है ना, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं। और इसी विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी असहयोग का जो प्रस्ताव है वो पेश करते हैं। इसी कलकत्ता अधिवेशन में मुसलमानों की आबादी या मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व था सबसे ज़्यादा था। इसी कलकत्ता अधिवेशन में मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व आप देखते हैं, मुस्लिम का जो प्रतिनिधित्व आप देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा था। और महात्मा गांधी ने अपनी योजना यहीं पर पेश किया। महात्मा गांधी ने अपनी योजना यहीं पर पेश किया, जिसका समर्थन ये भी याद रखिए, जिसका समर्थन मोतीलाल नेहरू, है ना, जिसका समर्थन मोतीलाल नेहरू और अली बंधुओं ने किया, है ना, अली बंधुओं ने किया। जिसका समर्थन कौन किया? जिसका समर्थन मोतीलाल नेहरू और अली बंधुओं ने किया था। तो विरोध भी तो कोई होगा जो कर रहा होगा, है ना, विरोध भी तो कोई कर रहा होगा असहयोग आंदोलन का, उसे भी देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन की अगर बात करें, जो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है असहयोग आंदोलन, है ना, इस कलकत्ता अधिवेशन में जब उन्होंने योजना को प्रस्तुत किया तो समर्थन में आपके मोतीलाल नेहरू और अली बंधु बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किए, लेकिन इसी समय इनका विरोध जो कर रहा लोग था, है ना, विरोध की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो विरोध में देखिएगा, विरोध में CR दास हो जाते हैं। CR दास इन योजनाओं का महात्मा गांधी के जो उद्देश्य होता है उसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे थे। CR दास के बाद मदन मोहन मालवीय भी हैं जो विरोध कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एनी बेसेंट भी होती हैं जो विरोध कर रही होती हैं। CR दास जो है विरोध कर रहे हैं, मदन मोहन मालवीय जो है ये भी विरोध कर रहे हैं। उसके बाद एनी बेसेंट भी विरोध कर रहे हैं। उसके बाद जीना भी विरोध कर रहा है ना। उसके बाद देखिएगा जीना भी विरोध कर रहे हैं। और उसके बाद देखिएगा बिपिन चंद्र पाल भी हैं, है ना, बिपिन चंद्र पाल ये भी विरोध कर रहे हैं। पूछा जा सकता है कि इस अधिवेशन में महात्मा गांधी का जो योजना पेश किया जा रहा था उस समय विरोध कौन कर रहे थे, है ना, और सपोर्ट कौन कर रहे थे, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो CR दास को याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय को याद रखिएगा, एनी बेसेंट को याद रखिएगा, मिस्टर जीना को याद रखिएगा और बिपिन चंद्रपाल को याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है आपके लिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये सब हो जाता है। लेकिन एक बात और भी थी, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का जो महात्मा गांधी ने एक अलख जगाई थी और जब योजना एक बहुत बेहतर तरीके से जो प्रस्तुत किया था उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट और सहायता तिलक को भी अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है। लेकिन तिलक इस चीज़ को नहीं देख पाते हैं क्योंकि 1 अगस्त जिस दिन यह असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है उसी दिन तिलक की मृत्यु हो जाती है। ये बड़ा दुख की बात है। यह जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का जो नागपुर अधिवेशन में इसको कंप्लीट कर लिया जाता है कि अब हम लोग असहयोग आंदोलन प्रारंभ करेंगे। यह प्रारंभ जो है असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ होता है वो प्रारंभ आपको 1 अगस्त, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1 अगस्त 1920 को होता है और 1 अगस्त 1920 को ही तिलक की मृत्यु हो जाती है।
तिलक का असहयोग आंदोलन के प्रारंभ को नहीं देख पाते हैं। और इसी दिन 1 अगस्त के दिन ही तिलक की मृत्यु होती है और 1 अगस्त के दिन ही असहयोग आंदोलन जो है ना, असहयोग आंदोलन जो है यह प्रारंभ होता है ना। यह आंदोलन प्रारंभ होता है, यह महात्मा गांधी का सबसे व्यापक आंदोलन होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो यहाँ पे जनता जो है, जनता सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है। इस आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए कितना संघर्ष महात्मा गांधी ने किया होगा, अगर आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इस आंदोलन को जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रखर जो दिख रहा है, सबसे ज़्यादा उद्दंड जो दिख रहा है और राष्ट्रीय चेतना एकदम लबालब जो दिख रहा है, इसके पीछे महात्मा गांधी ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ला-मोहल्ला जा कर के उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जगाने की बात की और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो उनकी जो बातें थी बहुत ही ज़्यादा प्रभाव कर रही थी। जो असंतोष था भारतीयों के अंदर, जो व्यापक जो असंतोष था, वो भी सामने स्पष्ट रूप से वो दिख रहा था। हालांकि महात्मा गांधी को ये बात पता था कि इस समय ब्रिटिश जो हुकूमत है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, फिर भी यहाँ पे सभी लोगों को साथ और एकजुट करने का अथक प्रयास किया महात्मा गांधी ने। 1 अगस्त 1920 को यह जो आंदोलन था यह प्रारंभ हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही समय के बाद वो डेट रहता है आपको 5 फरवरी 1922। याद रखिएगा, वो डेट रहता है आपका 5 फरवरी 1922 को है ना। यहाँ पे एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जिसका नाम रहता है भगवान अहिर, है ना, जिसका नेतृत्व भगवान अहिर जो है वो कर रहे होते हैं, है ना। और यह घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का, है ना। यह घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का और जगह है चौरी चौरा, है ना, चौरी चौरा, जिसको चौरी चौरा कांड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर लगभग इन लोगों के नेतृत्व में एक पुलिस थाने में झड़प हो जाती है और लगभग 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए जाते हैं। इससे क्षुब्ध होकर के, नाराज होकर के, दुखी होकर के महात्मा गांधी जो उस समय, ये भी सवाल पूछा जाता है कि उस समय कहाँ थे, है ना, महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे। तो यहाँ पे देखिएगा उस समय महात्मा गांधी बारदौली थे। बारदौली कहाँ पे है? तो गुजरात में है ना, गुजरात में है, याद रखिएगा। और 13 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने यह कह दिया कि अब इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए, है ना, इसको बंद कर दिया जाए या स्थगित कर दिया जाए। क्योंकि इस भीड़ में महात्मा गांधी का जो आदर्श था, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का जो उनका एक मूल भाव था, उसके खिलाफ हो गया। और यहाँ तक देखिएगा महात्मा गांधी के ऊपर राजद्रोह का आरोप लग जाता है। महात्मा गांधी पर राजद्रोह का आरोप लग जाता है और उनको ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा 6 वर्ष की सज़ा दिया जाता है, 6 वर्ष की सज़ा दिया जाता है। लेकिन कुछ बीमारी ऐसे हो जाती है जिसके वजह से ब्रिटिश हुकूमत थोड़ा सा रहम खाती है और 1924 में इनको छोड़ देती है, 1924 में छोड़ देती है। और 1924 इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व तो किया, उनके कंधे पर ही समझिए कांग्रेस की जो पताका थी आसमान में फहराया गया। लेकिन उनको पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का यहाँ पे अवसर मिला। 1924 में बेलगांव का अधिवेशन था, इसे भी याद रखिएगा, है ना। ये होता है बेलगांव का अधिवेशन, ठीक है, बेलगांव का अधिवेशन ये होता है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बहुत सारे काम किए जाते हैं, असहयोग आंदोलन में बहुत सारा काम किया जाता है। जैसे आप देखिएगा बहुत सारे जो सरकारी वकील हैं, जो भारतीय हैं, वो अपनी वकालत छोड़ देते हैं। बहुत ऐसे जो छात्र हैं, जो युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, स्कूल, कॉलेज, जो विश्वविद्यालय हैं, वो छोड़ देते हैं। मजदूर अपनी मजदूरी करना छोड़ देता है। यहाँ पे देखिए मेसोपोटामिया में जो मजदूरी करने के लिए जो भर्ती हो रहे थे, वो लोग भी विरोध करने लगते हैं। बहुत सारा चीज़ें जो है, यहाँ तक कि आप देखिएगा जो ब्रिटिश के द्वारा जो कपड़े बनाई जाती थी, जो शराब था,
हालांकि इसमें एक और कहानी भी है, हम लोग उसको बाद की क्लास में डिटेल्स में पूरा पढ़ेंगे। महात्मा गांधी ये कहते हैं कि बिहार के या जितने भी मुंबई मद्रास का जो क्षेत्र होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कारोबार आपके शराब का होता है ना, तो महात्मा गांधी एक बार बिहार के युवाओं से, बिहार के लोगों से अपील करते हैं कि शराब पीना छोड़ देना चाहिए। हालांकि बहुत तेज़ी से बिहार में शराब पीना लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ब्रिटिश जो सरकार थी वो शराब की कारोबारी को बढ़ावा देना चाहती थी। उसमें वहाँ पे उसके जो कर थे, उसके जो आय थे, उसमें कमी हो रहा था। तब उसने बिहार के लोगों से ये कहा कि नेपोलियन बोनापार्ट हो जाते हैं, सीजर हो जाते हैं, शेक्सपियर ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े विद्वानों का उदाहरण दिया और कहा कि यहाँ के लोग तो शराब पीते हैं, उनकी मानसिक विकास होती है। फिर जाकर के महात्मा गांधी की अवहेलना करते हुए बिहार के लोगों ने फिर से ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। हालांकि देखिएगा 2016 में नीतीश कुमार ने बिहार के शराब पे पाबंदी लगा दी, जिसका परिणाम भी कुछ अलग हो गया, है ना, लेकिन एक अच्छा पहल था। तो यहाँ पे पहली बार जो महिलाएं थी वो अपने घर के चार दीवारी से पार करके, यानी कि अपने दहलीज पार करके सड़क पे उतरी थी। यहीं पे देखिएगा महात्मा गांधी ने यह बात कहा था कि महिलाओं को, जब तक महिलाएं इस क्रांति में हिस्सा नहीं लेगी, हमारा आंदोलन सफल नहीं होगा। इसलिए ये बात कहा भी जाता है कि राष्ट्रीय नेताओं में जो काम महात्मा गांधी ने किया वो राष्ट्रीय नेताओं में कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। हम लोग इसको पूरे डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल थोड़ा सा और भी देख लेते हैं कि और क्या क्या होता है यहाँ पे, है ना। तो हम लोग कहाँ थे, असहयोग आंदोलन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हम लोग बिहार की जो किताबें हैं, बिहार का जो SCERT की किताबें हैं, बिहार का संदर्भ भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि बिहार के संदर्भ से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन के दरमियान सरकारी पदवियों को छोड़ने का निर्णय लिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि भी क्या कर दिया, त्याग दिया। चुनाव का मतदाताओं द्वारा बहिष्कार किया गया, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, वकीलों से न्यायालय छोड़ने का आह्वान किया गया। मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजगोपालाचारी, अशरफ अली जैसे वकीलों ने वकालत छोड़ दी और विद्यार्थियों ने स्कूलों एवं कॉलेजों को छोड़ दिया। लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का निर्णय लिया और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। इंग्लैंड से आयातित वस्त्रों की मात्रा में भारी गिरावट हुई और पूरे देश की जनता आंदोलित हो उठी। इतना करने के लिए महात्मा गांधी और जो राष्ट्रीय नेता जो सपोर्ट कर रहे थे महात्मा गांधी को, इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया। तब जाकर के हमारे भारत के अंदर राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। और राष्ट्रीय चेतना को किसी तरह कमज़ोर बना देना चाहती थी ब्रिटिश हुकूमत, लेकिन महात्मा गांधी का जब प्रवेश राजनीति में हुआ तो सब कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जन भागीदारी में क्या है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, है ना। तो जन भागीदारी में हम लोग देखेंगे, कहता है कि देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोगों ने गांधी जी के विचारों को स्थानीय मुद्दों से जोड़कर आंदोलन चलाया। खेड़ा जो गुजरात में है, किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए लगान के खिलाफ आंदोलन चलाया। याद रखिए, लगान के खिलाफ आंदोलन चलाया। और तमिलनाडु में शराब दुकानों की घेराबंदी, आंध्र प्रदेश में वन सत्याग्रह, तो पंजाब में अकालियों ने गुरुद्वारा में बैठे हुए भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, तमिलनाडु में शराब दुकानों की घेराबंदी, है ना। और ये जो इम्पोर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में वन सत्याग्रह और पंजाब में अकालियों ने गुरुद्वारों में बैठे हुए भ्रष्ट जो महंत थे उसको हटाने के लिए आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन का बिहार में भी ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। क्या है बिहार में जो ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा, तो ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को भी असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिया गया। देखिए, असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो महात्मा गांधी ने यह बात कहा था कि 1 साल के अंदर ही हम लोग स्वराज प्राप्त कर लेंगे। यह प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने इसी समय कहा था कि स्वराज की प्राप्ति हम 1 साल के अंदर ही कर लेंगे, याद रखिएगा। और यहीं पे देखिए, ब्रजकिशोर प्रसाद का सुझाव था कि स्वराज के मुद्दे को भी असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिया गया। और मजहरुल हक ने राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से प्रश्न पूछेगा, है ना, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछेगा
कहता है कि मजहरुल हक ने राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों को संचालित करने के लिए खैरू मियाँ की ज़मीन पर बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम को स्थापित किया गया, है ना। सदाकत आश्रम को स्थापित किया गया और मजहरुल हक ने असहयोग के कार्यक्रम के प्रचार एवं हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने के उद्देश्य से उन्होंने दी मदरलैंड नामक अखबार सदाकत आश्रम से निकाला। यह प्रश्न पूछा जाता है। अभी अगर हम लोग बात करें तो सदाकत जो आश्रम है कांग्रेस का एक कह सकते हैं, है ना, वहाँ पे एक कार्यालय है और यहीं पे राजेंद्र प्रसाद बहुत समय तक अपना जीवन व्यतीत किए थे। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के उद्देश्य से मजहरुल हक का जो किताबें हैं ये पूछा जाता है कि उन्होंने जो अखबार निकाली थी कहाँ से निकाली थी, तो सदाकत आश्रम से निकाली थी। कौन सी अखबार थी, तो दी मदरलैंड हो जाता है। 22 दिसंबर 1921 को ब्रिटिश युवराज का पटना में आगमन हुआ और उस दिन शहर में हड़ताल मनाई गई। 1921 को, कब, तो 22 दिसंबर 1921 को। असहयोग आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर आते आते हिंसक हो गया और 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाना जो उत्तर प्रदेश पर हमला करके 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया, है ना, जिंदा जला दिया गया। आगे देखते हैं क्या हुआ, जिंदा जला दिया गया। और गांधी जी हिंसक आंदोलन के खिलाफ थे। गांधी जी क्या थे, हिंसक आंदोलन के खिलाफ थे और फलतः उन्होंने 6 फरवरी 1922 को आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी। हम लोग असहयोग आंदोलन जो है पढ़े, क्योंकि ये महात्मा गांधी का जो गांधी युग के नाम से हम लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे झंडा सत्याग्रह देखेंगे और आगे जो टॉपिक है उसका हम लोग स्टडी करेंगे। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी 2-4 और भी एपिसोड होगा। हम चाहते हैं कि इस तरह बेहतर कराया जाए। आने वाले दूसरे हम लोग क्लास में जब करेंगे फिर गांधी युग आएगा तो वहाँ पे इससे और बेहतर विस्तार हम करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर किताब का अध्ययन करिए और एक बार ज़रूर अच्छी तरीके से इसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको किताबें पढ़नी पड़ेगी। कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भारत में तैयारी करने वाले जो बिहार, यूपी और झारखंड, वेस्ट बंगाल के जो बच्चे हैं, राजस्थान के जो बच्चे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलता। जो पढ़ते हैं सही तरीके से, सही गाइडलाइन में, उनको नौकरियां मिलता है। हम लोग अगर देखते हैं, हम लोग कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको समझ में आ जाता है कि इस तरीके से पढ़ना चाहिए। वो समझ विकसित आपको खुद करना पड़ेगा, है ना। एक इंस्टीट्यूट है जो एक सही गाइडलाइन, एक सही उचित जो दिशा है वो दे सकता है, और यही काम हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ से आप टीचर में देखेंगे बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो फाइट किया, फिर भी मैंने बाजारवाद हमसे नहीं हो पाता है। और सिविल सर्विसेज आप 70 जो था 67, तो 67 में बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो सफल हुए। तो यही हम कहना चाहेंगे कि अभी भी आपके पास टाइम है, मौका है, किताबों का ज़रूर अध्ययन करिए, क्योंकि किताबों के अध्ययन के बगैर आप एक बेहतर टीचर नहीं बन सकते। आप भावी शिक्षक हैं और आपके हाथों से बहुत खूबसूरत फ्यूचर का, भविष्य का निर्माण होने वाला है। और हालांकि आपको किताब पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किताब पे ज़्यादा फोकस करिए, तब जा कर के आपके अंदर वो सारा चीज़ें हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और कम से कम आप कमेंट्स करिए, कमेंट्स में बताइए कि और क्या चीज़ आपको कमी लग रही है या कुछ और चीज़ का डिमांड आप कर सकते हैं। जैसे हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, जो भी SCERT से जो प्रश्न बन रहा है ना, जो भी SCERT आप पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो SCERT से बहुत सारे प्रश्न हैं जो बनाए जाते हैं। तो हम लोग प्रश्न भी आपको कराने वाले हैं एक अलग सेशन में, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद जब प्रश्न बनाएंगे तो आपको वहाँ से बहुत ही ज़्यादा मतलब समझिए कि फ़ायदा होगा। तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट्स करिए और कम से कम सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के बीच में, साथी संगियों के बीच में ज़रूर इसे फैलाने का कोशिश करिए। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।